जय हिंद। बहामनी सल्तनत के बारे में हम बात कर रहे थे। बहामनी सल्तनत की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे डेक्कन सल्तनट्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे बहामनी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और फाइनली हम देखेंगे कि ये जो विजयनगर किंगडम देखने को मिलता था और ये जो बहामनी सल्तनत देखने को मिलती थी, इनके बीच में ये जो लंबा चौड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, इसके पीछे क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि लगभग 1518 सी आते आते ये जो बहामनी सल्तनत है इसमें डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा और इमरजेंस देखने को मिलेगा 5 स्टेट्स का। कौन कौन से 5 स्टेट्स का इमरजेंस देखने को मिला? एक इमरजेंस देखने को मिला निजाम शाही ऑफ अहमदनगर का, दूसरा इमरजेंस देखने को मिला आदिल शाही ऑफ बीजापुर का, तीसरा इमरजेंस देखने को मिला कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा का, चौथा इमरजेंस देखने को मिला इमाद शाही ऑफ बेरार का और पांचवा इमरजेंस देखने को मिला बरीद शाही ऑफ बीदर का। इन 5 स्टेट्स का इमरजेंस देखने को मिला आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ बहामनी सल्तनत। ये जो मैप है, इस मैप में आप देख सकते हो सबसे ऊपर यहाँ आपको दिखाई देगी निजाम शाही, निजाम शाही के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको दिखाई देगी आदिल शाही। आदिल शाही से थोड़ा सा इधर जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी बरीद शाही, बरीद शाही से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको दिखाई देगी इमाद शाही और बरीद शाही से थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको दिखाई देगी कुतुब शाही। इन 5 स्टेट्स का इमरजेंस देखने को मिला। ये जो 5 स्टेट्स इमर्ज हुए, इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को डेक्कन सल्तनट्स बुलाया जाता है। ये जो 5 स्टेट्स हैं, इनमें से 3 ने थोड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले किया। कौन कौन सी 3 ने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया? एक तो निजाम शाही ऑफ अहमदनगर, दूसरी आदिल शाही ऑफ बीजापुर और तीसरी कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा। हालांकि इन 5 में से इन 3 ने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इनका बहुत ज़्यादा कोई प्रोमिनेंट रोल है नहीं। मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं कि इनकी कहानी क्या रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे निजाम शाही ऑफ अहमदनगर के बारे में। ये जो निजाम शाही ऑफ अहमदनगर है, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे अहमद बहरी। अहमद बहरी वॉज द फाउंडर ऑफ निजाम शाही ऑफ अहमदनगर। ये जो निजाम शाही है अहमदनगर की, इसको अल्टीमेटली एनेक्स कौन करेगा? इसको अल्टीमेटली शाहजहां एनेक्स करेगा। फिर इमाद शाही ऑफ बेरार, और ये जो इमाद शाही ऑफ बेरार है, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे फतुल्ला खान इमाद उल मुल्क। फतुल्ला खान इमाद उल मुल्क इज़ द फाउंडर ऑफ इमाद शाही। ये जो इमाद शाही है, इसको लेटर ऑन किसने कॉन्कर किया? इसको लेटर ऑन निजाम शाही के रूलर्स ने कॉन्कर किया। फिर बरीद शाही ऑफ बीदर। ये जो बरीद शाही ऑफ बीदर है, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे अली बरीद। अली बरीद वॉज द फाउंडर ऑफ बरीद शाही। ये जो बरीद शाही है, इसको एनेक्स कौन करेगा? इसको एनेक्स करेंगे आदिल शाहीज ऑफ बीजापुर। ये जो बीजापुर के आदिल शाहीज हैं, ये एनेक्स करेंगे बरीद शाही को। ये जो आदिल शाही ऑफ बीजापुर हैं, इनकी कहानी क्या है? इनके फाउंडर कौन है? इनके फाउंडर हैं यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह इज़ द फाउंडर ऑफ आदिल शाही। इसी डायनेस्टी में एक मोहम्मद आदिल शाह देखने को मिलते हैं। ये जो मोहम्मद आदिल शाह देखने को मिलते हैं, इन्होंने वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट डोम बनाई, जिसको गोल गुम्बज बुलाया जाता है। ये जो गोल गुम्बज है, इसको कहाँ पे बनवाया गया? बीजापुर में बनवाया गया। गोल गुम्बज जो है, इसको किसने बनवाया? मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया। इसी आदिल शाही डायनेस्टी में एक देखने को मिलता है इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड जो है, वो इस डायनेस्टी के 5th किंग हुआ करते थे। ये जो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड है, ये जाने जाते थे अपने रिलीजियस टॉलरेंस के लिए, और इसीलिए ये जो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड है, इनको टाइटल दिया गया था जगत गुरु बादशाह का। जगत गुरु बादशाह का टाइटल दिया गया था इब्राहिम आदिल शाह सेकंड को। ये जो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड है, ये म्यूज़िक के तगड़े लवर थे और इनके कोर्ट में एक बैंड ऑफ म्यूजिशियंस देखने को मिलता था। ये जो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस देखने को मिलता था, इसको क्या बुलाया जाता था? इसको लश्कर ए नौरस बुलाया जाता था, या फिर ये कहें कि आर्मी ऑफ नौरस। तो ये जो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस देखने को मिलता था इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के कोर्ट में, इसको क्या बुलाया जाता था? इसको लश्कर ए नौरस बुलाया जाता था। ये जो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने, इन्होंने हिंदू डीटीज़ के लिए
गाने कंपोज किए, गाने गाए। जैसे सरस्वती के लिए, गणपति के लिए इन्होंने गाने कंपोज भी किए और गाने गाए भी। ये जो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड है, इन्होंने एक किताब भी लिखी, किताब ए नवरस, किताब ए नवरस या फिर बुक ऑफ 9 रस। ये जो आदिल शाही डायनेस्टी है, इसको अल्टीमेटली एनेक्स कौन करेगा? इसको अल्टीमेटली औरंगजेब एनेक्स करेगा। और फिर एक कुतुबशाही ऑफ गोलकोंडा देखने को मिलती है। ये जो गोलकोंडा की कुतुबशाही है, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह वॉज द फाउंडर ऑफ कुतुबशाही। ये जो कुली कुतुब शाह हैं, इन्होंने ही गोलकोंडा फोर्ट को बनवाया था। इसी कुतुबशाही डायनेस्टी में एक मोहम्मद कुली कुतुब शाह देखने को मिलते हैं। और ये जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं, ये इस कुतुब शाह डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर हुए। इन्होंने हैदराबाद सिटी को बनवाया था और चार मीनार को बनवाया था। ये जो कुतुब शाही डायनेस्टी है, इसको भी अल्टीमेटली कौन एनेक्स करेगा? औरंगजेब इसको एनेक्स करेगा। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो, मोटे मोटे तौर पे याद रखना है, ये जो निजाम शाही डायनेस्टी है, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे अहमद बहरी। इसको एनेक्स किसने किया? शाहजहां ने इसको एनेक्स किया। इमाद शाही की अगर बात करें तो इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे फतुल्लाह इमाद उल मुल्क। और इनको एनेक्स किसने किया? इनको निजाम शाही के रूलर्स ने एनेक्स किया। ये जो बरीद शाही डायनेस्टी देखने को मिली, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे अली बरीद। और इनको एनेक्स किसने किया? आदिल शाही के रूलर्स ने इनको एनेक्स किया। ये जो आदिल शाही है, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे यूसुफ आदिल शाह। और ये जो आदिल शाही डायनेस्टी है, इसको एनेक्स किसने किया? औरंगजेब ने किया। इसमें एक मोहम्मद आदिल शाह हुए, इन्होंने वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डोम बनवाया था, गोल गुंबज को बनवाया था। एक इब्राहिम आदिल शाह सेकंड हुए, ये जाने जाते थे अपने रिलीजियस टॉलरेंस के लिए, इसलिए इनको टाइटल दिया गया था जगत गुरु बादशाह का। इनके कोर्ट में एक बैंड ऑफ म्यूजिशियंस देखने को मिलते थे और ये जो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस था, इसको लश्कर ए नौरस बुलाया जाता था। इन्होंने एक किताब लिखी, किताब ए नवरस, बुक ऑफ 9 रस। और फिर कुतुबशाही ऑफ गोलकोंडा देखने को मिलते थे। ये जो कुतुबशाही डायनेस्टी हुआ करती थी, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे कुली कुतुब शाह। ये जो कुली कुतुब शाह हैं, इन्होंने गोलकोंडा फोर्ट को बनवाया था। ये जो कुतुबशाही डायनेस्टी है, इसको एनेक्स किसने किया? औरंगजेब ने किया। इसी डायनेस्टी में एक मोहम्मद कुली कुतुब शाह देखने को मिलते थे, इन्होंने हैदराबाद सिटी को बसाया था और चार मीनार को बनवाया था। ईजी और सिंपल सी बातचीत है और इजी और सिंपल तौर पे याद रखनी है। होपफुली कुछ हद तक चीज़ें आपके दिमाग पर रजिस्टर हुई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, अब बात आती है, ये जो बहामनी सल्तनत देखने को मिली, इसके एडमिनिस्ट्रेशन की कहानी क्या थी? देखो, बहामनी सल्तनत अपने आप में पावरफुल किंगडम हुआ करता था और जहाँ भी पावरफुल किंगडम देखने को मिलेगा, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो ये जो बहामनी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, ये भी वेल ऑर्गेनाइज्ड हुआ करता था। अच्छा, बहामनी सल्तनत के अंदर एक बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी देखने को मिली, महमूद गवन। महमूद गवन से पहले तक जो सल्तनत हुआ करती थी, उसको 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करके देखा जाता था। महमूद गवन ने ये जो सल्तनत है, इसको 8 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया था। हमने पढ़ा था इससे पिछले सेशन में। लेकिन महमूद गवन से पहले तक ये जो सल्तनत हुआ करती थी, इसको 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया जाता था। और ये जो 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हुआ करते थे, इनको प्रोविंसेस या फिर तरफ बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? तरफ बुलाया जाता था। कौन कौन सी 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स देखने को मिलती थी, या फिर ये कहें कि कौन कौन सी 4 तरफ या प्रोविंसेस देखने को मिलती थी? एक दौलताबाद, दूसरा बीदर, तीसरा बेरार और चौथा गुलबर्ग। ये 4 प्रोविंसेस देखने को मिलती थी, ये 4 तरफ देखने को मिलती थी। कौन कौन सी? दौलताबाद, बीदर, बेरार और गुलबर्ग। फिर आगे जाके मोहम्मद वन जो हैं वो विजयनगर किंगडम को हराएंगे और गोलकोंडा को भी एनेक्स कर लेंगे। तो गोलकोंडा को किसने एनेक्स किया था? मोहम्मद वन ने एनेक्स किया था। और ये जो प्रोविंसेस हुआ करती थी, ये किसके अंडर होती थी? ये तरफदार के अंडर हुआ करती थी। और ये जो तरफदार हुआ करता था, इसको क्या बुलाया जाता था? इसको सूबेदार बुलाया जाता था।
ये जो प्रोविंसेस हुआ करती थी, ये जो तरफ्स हुआ करती थी, ये किसके अंडर होती थी? तरफदार के अंडर होती थी। और तरफदार को क्या बुलाया जाता था? सूबेदार बुलाया जाता था। एक लैंड होती थी खालिसा। खालिसा लैंड जो है वो तरफदार के जुरिस्डिक्शन में हुआ करती थी। जो लैंड तरफदार के जुरिस्डिक्शन में होती थी उसको क्या बुलाया जाता था? उसको खालिसा बुलाया जाता था। जो नोबल्स हुआ करते थे उनको सैलरी या तो कैश में दी जाती थी या फिर उनको लैंड ग्रांट के तौर पर दी जाती थी। और ये जो लैंड ग्रांट के तौर पर दी जाती थी इसको जागीर बुलाया जाता था। ये नोबल्स जो हुआ करते थे ये सुल्तान के लिए, सल्तनत में जो किंग्स हुआ करते थे उनके लिए आर्मी मेंटेन किया करते थे। बहामनीज जो हैं इनके रूल के दौरान फायर आर्म्स का भी यूज देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो बहामनी रूलर्स हुए उन्होंने अपने सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए टर्किश एक्सपर्ट्स को हायर किया था, पोर्चुगीज एक्सपर्ट्स को हायर किया था। ये जो बहामनी रूलर्स देखने को मिले ये मिलिट्री सपोर्ट के लिए, ये आर्मी के लिए आर्मिड्स के ऊपर या फिर ये कहें कि नोबल्स के ऊपर डिपेंड किया करते थे। और इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि दो ग्रुप्स देखने को मिलते थे नोबल्टी में। एक दक्कनी नोबल्टी देखने को मिलती थी। ये जो दक्कनी नोबल्टी वाले नोबल्स हुआ करते थे ये बेसिकली इमिग्रेंट मुस्लिम्स हुआ करते थे, लेकिन ये डेक्कन वाले रीजन में बहुत लंबे टाइम से रह रहे होते थे और इसीलिए ये जो डेक्कनी नोबल्टी है इसको ओल्ड नोबल्टी भी बुलाया जाता था। और दूसरा अफकीज देखने को मिलते थे या परदेशीज देखने को मिलते थे। ये जो अफकीज हैं ये आए थे सेंट्रल एशिया से, ये आए थे ईरान से और ये आए थे इराक से, बट ये रिसेंटली आए थे और इसलिए इसको न्यू नोबल्टी भी कहा जाता था। ये जो महमूद गवन देखने को मिलते थे ये इसी अफकीज को बिलोंग किया करते थे। इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था। तो मोटे मोटे तौर पे याद रखना ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में पिछले सेशन में भी हमने पढ़ा था। अच्छा, ये जो बहामनी सल्तनत देखने को मिलती थी इसके अंदर कुछ की टर्म्स देखने को मिलते थे, जैसे एक वजीर एक कुल हुआ करता था। वजीर एक कुल किसको बुलाया जाता था? प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता था। एक आमिर एक कुल हुआ करता था। आमिर एक कुल किसको बुलाया जाता था? फाइनेंस हेड को बुलाया जाता था। एक वजीर अशरफ हुआ करता था और वजीर अशरफ किसको बुलाया जाता था? जो फॉरेन अफेयर्स का, जो रॉयल हाउस होल्ड का हेड हुआ करता था उसको वजीर अशरफ बुलाया जाता था। एक सदर ए जहां हुआ करता था। सदर ए जहां जो है वो जुडिशरी का हेड होता था, वो चैरिटी का हेड होता था। और एक तरफदार होता था। ये जो तरफदार है ये प्रोविंस का हेड हुआ करता था। बेहद सिंपल, वजीर कुल प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता था, आमिर कुल फाइनेंस हेड को बुलाया जाता था, वजीर अशरफ फॉरेन अफेयर्स के हेड को बुलाया जाता था, सदर जहां जुडिशरी के हेड को बुलाया जाता था और तरफदार प्रोविंसेस के हेड को बुलाया जाता था। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अब बात आती है कि ये जो विजयनगर किंगडम देखने को मिला और ये जो बहामनी सल्तनत देखने को मिला, इन दोनों के बीच में ये जो लंबा चौड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है उसके पीछे रीजंस क्या रिस्पॉन्सिबल रहे। देखो, एक रीजन तो हमें समझ में आता है कि दोनों नेबरिंग पावर्स हुआ करती थी और नेबरिंग पावर्स के बीच में जो लड़ाई होती है वो होती है कि टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल किसका होगा। और प्राइमरी 3 ऐसी टेरिटरीज थी जिनके ऊपर ये दोनों किंगडम्स आपस में लड़ेंगे। सबसे पहले लड़ाई देखने को मिलती है फॉर कंट्रोल ओवर रायचूर दोआब, बेसिकली कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच में। ये जो रायचूर दोआब देखने को मिलता था इसके ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए इन दोनों किंगडम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो रायचूर दोआब है इसके ऊपर कंट्रोल क्यों चाहिए था? बिकॉज बड़ा ही फर्टाइल एरिया है और बड़ा ही रिच है इन मिनरल रिसोर्सेस। इनफैक्ट गोलकोंडा की जो डायमंड माइंस हैं वो इसी दोआब के ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलती थी। इस रीजन के लिए दोनों किंगडम्स के बीच में खूब सारी बैटल्स देखने को मिलेंगी, खूब सारा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो बैटल्स हैं ये कंक्लूसिव नहीं होंगी और एक तरीके से स्टेटस को जो है वो मेंटेन रहेगा। होगा क्या कि ये जो रायचूर दोआब है इसका कंट्रोल कभी विजयनगर किंगडम के हाथ में होगा, कभी बहामनी सल्तनत के हाथ में होगा, कभी कुछ हिस्सा विजयनगर किंगडम के हाथ में होगा और कुछ हिस्सा बहामनी सल्तनत के हाथ में होगा। तो जो कंट्रोल है वो शिफ्ट होता रहेगा। बैटल जो है वो कंक्लूसिव रिजल्ट्स नहीं देखे जाएगी। फॉर एग्जांपल 1504 में बहामनीज ने ये जो दोआब है इसको रिकॉन्कर कर लिया था विजयनगर किंगडम से, लेकिन फिर लेटर ऑन ये जो दोआब है ये बहामनीज के हाथ से निकल भी जाएगा। तो ये जो रायचूर दोआब के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर कंक्लूसिव बैटल देखने को नहीं मिली है, टू एंड फ्रो होता रहेगा। कभी विजयनगर किंगडम का इसके ऊपर कंट्रोल होगा और कभी बहामनी सल्तनत का इसके ऊपर कंट्रोल होगा। फिर दूसरा था कंट्रोल ओवर कृष्णा गोदावरी बेसिन।
कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये भी फर्टाइल रीजन हुआ करता था। और दूसरा, ये जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था फॉर फॉरेन ट्रेड, बिकॉज बहुत सारे पोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अगर पोर्ट्स के ऊपर आपका कंट्रोल होगा तो फॉरेन ट्रेड के ऊपर आपका कंट्रोल होगा, और अगर फॉरेन ट्रेड के ऊपर आपका कंट्रोल होगा तो किंगडम में प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगी। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन के लिए भी ये दोनों किंगडम्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। और तीसरा, फॉर कंट्रोल ओवर मराठावाड़ा रीजन। हालांकि पूरे के पूरे मराठावाड़ा रीजन के लिए दोनों किंगडम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मेन कंटेंशन था कोंकण बेल्ट के लिए। ये जो कोंकण बेल्ट थी ये एक्सट्रीमली फर्टाइल हुआ करती थी, और इसमें भी गोवा का पोर्ट देखने को मिलता था। और गोवा के ऊपर कंट्रोल मतलब जो ये पूरा ईरान इराक के साथ में ट्रेड है उसके ऊपर कंट्रोल। और अगर ट्रेड के ऊपर कंट्रोल है तो प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगा, पैसा देखने को मिलेगा। तो इन तीन रीजंस के लिए प्राइमरीली विजयनगर किंगडम और बहामनी सल्तनत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। कौन कौन सा? एक रायचूर दुआब, दूसरा कृष्णा गोदावरी बेसिन, और तीसरा मराठावाड़ा रीजन। अच्छा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे? देखो, एक तो ऑब्वियस सा कॉन्सिक्वेंस है कि जब लड़ाई होगी तो जान माल की हानि होगी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन जो क्रूशियल कॉस्ट है वो क्या है कि ये दोनों पावर्स आपस में इतना उलझी रहेंगी कि इनको ये रियलाइज ही नहीं होगा कि एक फॉरेन पावर पोर्चुगीज जो हैं वो सिग्निफिकेंटली मजबूत होते जा रहे हैं साउथ इंडिया के कोस्ट पे। तो ये जो पोर्चुगीज की पावर इंक्रीज हुई इसको कर्व करने में फेल हो गई ये दोनों पावर्स, बिकॉज ये दोनों पावर्स एक दूसरे के साथ में इतना ज़्यादा एंटेंगल्ड थी। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। इजी और सिंपल सा सेशन है, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।